जैसे कि हम लोगों ने डो थ्योरी या फिर इलियट वेव थ्योरी, जिनमें हम लोगों ने सीखा कि शेयर की जो प्राइस मूवमेंट्स है, जो हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो उसमें सभी फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे इंक्लूडेड होंगे जो शेयर की प्राइस को मूवमेंट करेंगे या प्राइस को अफेक्ट करेंगे? वो सारे अफेक्टिंग फैक्टर्स, फिर चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, या फिर चाहे इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। इसके अलावा जो डिमांड और सप्लाई जो हमारी मार्केट में बायर्स और सेलर्स की है, उनकी क्वांटिटी, उनकी वॉल्यूम पे भी बेसिस है। तो ये सारे अफेक्टिंग फैक्टर्स हमारी प्राइस मूवमेंट को जो ट्रैक करते हैं, हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, उसमें सब में कंसिडर्ड होते हैं। और दूसरा एक अजम्पशन ऐसा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, दो थ्योरी और इलियट वेव थ्योरी के लिए, राइट। तीसरी थ्योरी जो है, इट इज रिलेटेड टू द इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और रैंडम वॉक थ्योरी, जिसका दूसरा नाम है रैंडम वॉक थ्योरी। क्या कहती है ये थ्योरी? तो इसमें हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, और इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है, राइट। इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स। इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, पॉपुलरली जो हमारी रैंडम वॉक थ्योरी कहती है, वो हमारी जो करंट स्टॉक प्राइसेस है, वो हमारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को, जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म होगी या फिर इकोनॉमिक्स होगी या फिर इन्वेस्टर की उनकी रिलेटेड पर्सपेक्टिव या बिहेवियर्स होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी शेयर की प्राइसेस में या करंट स्टॉक की प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होते हैं। ऐसा बेसिक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या फिर रैंडम वॉक थ्योरी का कहना है या क्लेम है। रैंडम वॉक हाइपोथेसिस डील्स विद one of the most fundamental and existing issue in finance: why prices changes in security market and how those changes takes place। जो यहाँ पर सेकेंड लेवल पे, तो मैं बोल्ड करने के लिए जा रहा हूं, ये बेसिक जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इशू है, इसके बेसिस पे EMH, दैट इज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस डील करता है कि हमारी प्राइसेस क्यों चेंज होती है सिक्योरिटीज मार्केट में, और अगर चेंज होती है तो किस तरह से उनकी प्लेसमेंट्स होती है। द फर्स्ट टाइम जो हमारी एफिशिएंट मार्केट थ्योरी थी, वो कब डेवलप हुई? तो 1965 में। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 1965 में जो हमारी न्यू इंफॉर्मेशन ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू जो थी, उन इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे हमारी एक्चुअल प्राइसेस के लिए क्या इफेक्ट होता है, ये हमारी इफिशिएंट मार्केट के बेसिस पे उस पर्टिकुलर पेपर में, रिसर्च पेपर में EF FEMA इन्होंने कहा था कि जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन विल कॉज द फुल इफेक्ट्स of new information on intrinsic value to be reflected instantly in actual prices। जो हमारी अदर इंफॉर्मेशन होती है, आउटसाइड इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन से बेसिस पे जो आउटसाइड न्यूज़ेस होती है, जो अफेक्टिंग फैक्टर्स होता है, वो इमीडिएटली हम लोगों को सिक्योरिटी की प्राइसेस में दिख जाते हैं या फिर उनमें मूवमेंट्स होती है, राइट। इन इन्वेस्टर्स, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इस तरह के डिफरेंट इन्वेस्टर्स, तो उनकी भी कुछ अलग अलग परसेप्शंस थे। वो क्या करते हैं, जो सिक्योरिटीज वो सिलेक्ट करते हैं, जो आउट परफॉर्म करती है मार्केट में, उसी को वो सिलेक्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसी आउट परफॉर्म करने के लिए मार्केट के लिए जो फॉर्म्स है, जो डिफरेंट फॉर्म्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मानसून का सीजन है, तो मानसून के सीजन में रेनकोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्राइसेस हाई होंगे, राइट। सो पर्टिकुलर मानसून सीजन विल बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और स्ट्रॉन्गेस्ट वेदर कंडीशन फॉर द रेनकोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ऐसे कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट होंगे, ऐसा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या रैंडम वॉक थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट पॉइंट पढ़ो,
market are said to be efficient if prices adjust to every new information quickly and without any bias. न्यू इन्फॉर्मेशन को क्विकली या विदाउट एनी बायस किस तरह से एग्जीक्यूट हो सकता है या फिर किस तरह से दिख सकता है। थोड़े दिनों के पहले एक अदानी कंपनी के शेयर्स के बारे में कुछ मार्केट में न्यूज आई थी, एक रूमर थी, राइट। वो रूमर है ऐसा डिक्लेयर होने से पहले इमीडिएटली अडानी कंपनी के, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर्स में बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिली, राइट। क्यों? निगेटिव न्यूज थी और निगेटिव न्यूज की वजह से सिक्योरिटीज की प्राइस फॉल होते हुए दिखी विदाउट एनी चेंजेस, राइट। असर्टेन में नहीं हुआ कि प्राइसेस कम हुई या ज्यादा हुई, राइट। लेकिन उसके बेसिस पे डायरेक्टली बायर्स या इन्वेस्टर्स जो थे, उन इन्वेस्टर्स ने प्राइस की मूवमेंट्स में इस तरह की जो चेंजेस थे वो देखना शुरू कर दिया या फिर दिखाना शुरू कर दिया, राइट। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर वो रूमर है या वो न्यूज रूमर है ऐसा जब डिक्लेयर हुआ तो वाइस वर्सा सिचुएशन मतलब कौन सी? जब शेयर की प्राइसेस निगेटिव न्यूज की वजह से डाउन गई, वही वो रूमर थी, वो न्यूज रूमर थी ऐसा डिक्लेयर होने के बाद अगेन बायर्स, इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा वहां पे इंटरेस्ट बाइंग में दिखाया, तो शेयर की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए दिखी। तो ऐसे डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए आने वाली जो आउटसाइड इंफॉर्मेशन होती है उनको इजीली एब्जॉर्ब करना या जल्दी से विदाउट एनी बायस एब्जॉर्ब करना, मतलब हमारा इफिशिएंट वर्ड वहां पे यूज होता है। द मार्केट इज सेड इफिशिएंट इन दैट सिचुएशन एज पर इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, राइट। अगर हम लोग नॉर्मल के बारे में सोचें, तो करंट प्राइसेस जो होंगी या फिर कुछ भी होगा, तो इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस profiting from predicting price movements is very difficult and unlikely. कैसे? से फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक न्यूज आती है तो वो न्यूज सही है गलत है, उसमें डिस्काउंट होती है या फिर अकाउंट होती है, इसे हम लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए और उसे प्रॉफिट कमाने के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट परसेप्शन से अगर देखें तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। ट्रेडिंग पर्पज से देखें तो हम लोग शॉर्ट करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं इन केस देयर इज अ नेगेटिव न्यूज, राइट। सो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी या एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है वो हमारे कुछ इस तरह से वर्क करता है। इस थ्योरी के लिए, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या रैंडम वॉक थ्योरी के लिए कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस मतलब इनके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस है कि बाकी अदर थिंग्स बीइंग नॉर्मल कौन कौन सी चीजें वहां पे कंसीडर करते हो तो हम लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देंगे। जैसे कि इंफॉर्मेशन इज फ्री एंड क्विक टू फ्लो। जो इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिल सकती है, इजीली अवेलेबल हो सकती है और वो इजीली स्प्रेड भी हो सकती है और इजीली उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो प्राइस की मूवमेंट्स में, सिक्योरिटीज की प्राइस की मूवमेंट्स में भी दिख सकती है। पहला अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन, the transaction cost, taxes are not there and not happening to the free force of market. Say for example, अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम लोगों को ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ब्रोकरेज के साथ साथ कुछ सर्विस चार्जेस होंगे, कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस होंगे, वो हमें पे करने होंगे। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो सेल करते वक्त भी हम लोगों को इस तरह की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस या फिर कैपिटल गेन्स या फिर अदर टैक्सेस हम लोगों को पे करने होंगे, जिनकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला प्रॉफिट कम हो सकता है। ऐसी कोई भी कॉस्ट रैंडम वॉक थ्योरी के लिए
होती ही नहीं है, ये सेकेंड अजम्पशन है। थर्ड अजम्पशन, इन्वेस्टर्स आर रैशनल। रैशनल का मतलब वो बायस नहीं होंगे कि भाई मेरी कंपनी की न्यूज़ है तो मैं उसे बाहर फैलाऊंगा नहीं, मेरी कंपनी की न्यूज़ है तो मैं उसे अकाउंट करूंगा नहीं। या फिर जो इन्वेस्टर्स है उन इन्वेस्टर्स के लिए अगर फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव न्यूज़ है और नेगेटिव न्यूज़ के लिए जो जिस कंपनी के लिए वो फेवरेबल कंपनी या फेवरेट कंपनी है तो उसके लिए उनकी डिसीजंस अफेक्ट हो सकती है, ऐसा होगा नहीं। दे ऑल विल बी रैशनल। जो होगा सबके लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। Fourth point, investor behave in a cost effective and competitive manner for optimization of returns. जो इन्वेस्टर होगा वो इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने के बारे में सोचे, और जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा वो करके वो लिखेगा। मतलब 100 रुपीज अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद 150 रुपीज मिल रहे हैं, 50 रुपीज मिलते हैं तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, उन रिटर्न को हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं, राइट। अगर थोड़ा भी रिटर्न मिलता है तो भी चलेगा, हम लोगों को कॉस्ट ही नहीं लग रही है, ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं। 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की, 101 का उसका प्राइस चल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, एग्जीक्यूट कर लो, निकल जाओ, 1 रुपए का प्रॉफिट, नुकसान कहाँ हुआ है? नहीं, राइट। सो इन्वेस्टर बिहेव इन अ कॉस्ट इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव मैनर फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स। नेक्स्ट जो हमारा assumption है, इट इज रिलेटेड टू एवरी इन्वेस्टर हैज एक्सेस टू लेंडिंग एंड बोरोइंग एट अ सेम रेट। मतलब जो इंटरेस्ट रेट होगा, जो हमारी इंटरेस्ट रेट होंगे वो इंटरेस्ट रेट कंसीडर करते वक्त इस तरह की सभी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल बायर हो, उन सभी के लिए लेंडिंग और बोरोइंग के जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल किसी को पैसे उधार लेके इन्वेस्ट करने तो ठीक है, तुझे जितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा वही सबको अवेलेबल रहेगा, इवन रहेगा, और सब उस तरह की लेंडिंग एंड बोरोइंग ले सकते हैं या दे सकते हैं। नेक्स्ट assumption इज मार्केट प्राइसेस आर नॉट स्टिकी एंड absorbs द मार्केट इंफॉर्मेशन क्विकली। जैसे कि अगर कोई ब्लू चिप कंपनी होगी तो ब्लू चिप कंपनी के लिए अगर नेगेटिव न्यूज आती भी है ना तो उस नेगेटिव न्यूज को मार्केट में अफेक्ट करने के लिए या उस मार्केट में दिखने के लिए थोड़ा टाइम निकल जाता है। क्यों? Because buyers or investors of that blue chip companies are very much cautious. But EMH में क्या होता है, रैंडम वॉक थ्योरी में क्या होता है, अजम्पशन है तो स्टिकी नहीं रहेगी भाई, ऐसा नहीं होगा। जब कभी भी मार्केट में इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इजीली एब्जॉर्ब होगी और इजीली वो प्राइस मूवमेंट में रिफ्लेक्ट करेगी। इन्वेस्टर जो होंगे वो इजीली रिएक्ट करेंगे उस पर, जो चेंजेस है प्राइस मूवमेंट्स में वो इजीली दिखेंगे, टाइम ड्यूरेशन के बाद नहीं। मार्केट रिस्पॉन्ड्स टू न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स, चेंजेस इन टेस्ट एंड हैबिट्स एटसेट्रा ऑफ कंज्यूमर्स इफिशिएंटली एंड क्विकली। जो मार्केट है उनमें जो चेंजेस है वो चेंजेस किससे होंगे, तो न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स या फिर हमारे चेंजेस इन टेस्ट, अजम्पशंस, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, इनके बेसिस पे जिससे चेंज हो सकता है उससे मार्केट रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये बेसिक 3 और 4 7 अजम्पशंस हमारे इफिशिएंट मार्केट थ्योरी से रिलेटेड है, या कहो रैंडम वॉक थ्योरी से रिलेटेड, राइट। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी में जो इफिशिएंट मार्केट है ना उनके 3 वर्जन्स दिखाए गए, राइट। इन वर्जन्स को देखने के लिए आपको ये इमेज देखनी होगी जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो। इस पर्टिकुलर इमेज में आप लोग देख सकते हो कि इफिशिएंट मार्केट जो है वो मार्केट 3 फॉर्म्स में बटा हुआ है। एक वीक फॉर्म ऑफ मार्केट, दूसरा सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एंड तीसरा स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट।
पहला, सबसे पहला अगर हम लोग देखें ऊपर से नीचे आते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट से अगर बारे में सोचें तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनकी इन्फ्लुएंस किस तरह से होती है सिक्योरिटीज के, उसके बेसिस पे ये फॉर्म्स बने हुए हैं, जिसके नीचे ब्रैकेट में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट, ऑल इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड इन शेयर प्राइसेस इमीडिएटली। सेमी स्ट्रॉन्ग, ऑल पास्ट एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, सभी की सभी, राइट, जो इमीडिएट आज मार्केट में मिली कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ में वो मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट। सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, पास्ट और पब्लिक इंफॉर्मेशन जो होगी वो शेयर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगी, और वीक फॉर्म में सिर्फ पास्ट इंफॉर्मेशन जो होगी वो रिफ्लेक्ट होगी। मतलब हो गई है भाई ऐसे वाली। इसे पढ़ते वक्त, इन फॉर्म्स को पढ़ते वक्त हम लोग लोअर टू अपसाइड जाएंगे, वीक फॉर्म ऑफ मार्केट। Weak form of the efficient market hypothesis asserts that the currently price fully incorporates information contained in the past history of the prices only. Nobody can detect mispriced securities and beat the market by analyzing the past prices. The weak form of the hypothesis got its name for a reason, that is, the security prices are arguably the most public as well as the most easily available prices of information, pieces of information, sorry. तो जो इंफॉर्मेशन है वो सबको पता हो, राइट, जो हमारी पास्ट स्टॉक सीरीज है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है, डेटा है, वो सबको पता रहेगा। ऐसे शॉर्ट वीक फॉर्म ऑफ इफिशिएंट मार्केट जो होती है वो क्या करते हैं, तो इस फॉर्म ऑफ मार्केट्स में स्टॉक प्राइसेस क्विकली इंकॉर्पोरेट ऑल पास्ट प्राइस इंफॉर्मेशन विच कैन बी डिराइव्ड बाय ट्रेडिंग डेटा, दैट इज पास्ट प्राइसेस, वॉल्यूम, शॉर्ट, इंटरेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं। Everyone knows the past price movement of the market, therefore nobody can outperform the market on a consistent basis using the same trading strategy based on the past price trend as done by the technical analyst. Prices follow a random walk, or a more precisely an exceptional random walk. मतलब सिंपली पहले हो चुकी हुई जो पाथ में दिख रही टेक्निकल एनालिसिस में ग्राफ पे प्लॉट की प्राइसेस उसी हिसाब से आगे चलते रहेगी क्या, ये टेक्निकल एनालिसिस का प्रिडिक्शन होता है, लेकिन वैसे ही होगा क्या, नहीं, राइट। सो ये कंसिस्टेंटली प्रिडिक्शन के बेसिस पे होता है, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एक्यूमुलेट की गई होती है, इसलिए उसे वीक फॉर्म कहा जाता है। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो सेकेंड फॉर्म है, उस सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट फॉर्म में जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है वो इमीडिएटली इनकॉर्पोरेट हो जाती है हमारे करंट स्टॉक प्राइसेस में। अब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कंपनी की रिलेटेड अनाउंसमेंट होंगी, या इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट्स होंगी, या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सम इंफॉर्मेशन जो होती है वो नॉर्मली हमारी जब इवेंट होता है उससे पहले ही लीक हो जाती है, राइट। तो इस फॉर्म में उन पर्टिकुलर न्यूज की वजह से भी मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं, राइट। सो इट इंडिकेट्स दैट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑफ नो हेल्प इन फोरकास्टिंग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स एंड सिक्योरिंग द हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। कब होगा ऐसे, जब सपोज फॉर एग्जांपल 30 सितंबर को एक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है, और उस एनुअल जनरल मीटिंग के लिए जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम लोगों को मिले वो 31 मार्च के एंडिंग के हम लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन उन 31 मार्च की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं वो तो रिजल्ट्स मिल गए, लेकिन साथ में हमें पता चला ऐसा कि जो कंपनी है उन कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। एजीएम में वो अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन ये मार्केट में न्यूज लीक हो गई। तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर्स होंगे वो इन्वेस्टर उन पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइसेस में से एग्जिट करना शुरू कर देंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्ट्रांग है, बाय कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव न्यूज जो हमें मिली
जो हमें अभी तक पब्लिकली नहीं अवेलेबल है, तो उसके लिए हम लोगों के पास में जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे नेगेटिव न्यूज़ की अफेक्ट की वजह से इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस की मूवमेंट में गिरावट आ सकती है। तो ऐसे सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट के लिए जो अलग अलग मूवमेंट्स दिखते हैं वो इस तरह से, मार्केट प्राइसेस इनकॉर्पोरेट्स ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। पहली चीज तो ये क्लियर है। सेकंड, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज इजीली रीचेबल फॉर एवरीबॉडी, किसी को भी चलेगा, राइट? सब लोग एक तरह का ही सोचेंगे। Share prices adjust to publicly available new information very rapidly and in an unbiased fashion, such that no excess returns can be earned by trading on that particular information. सबके पास इंफॉर्मेशन है, तो सबके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से ज़्यादा हम लोगों को ट्रेडिंग करके, बाइंग एंड सेलिंग करके हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। लीक हुआ मार्केट में न्यूज़, तो चलो ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान या सर्टेन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स या फिर जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है, तो सबके पास अवेलेबल होने की वजह से उन इंफॉर्मेशंस को डायरेक्टली हम लोगों को आउट परफॉर्म, मतलब सबसे अलग हम लोगों को रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। दैट्स वाई neither technical analysis nor fundamental analyst will be able to help the investor to outperform in the market. Outperform in the market, that means जो हम लोगों को ज़्यादा फायदा करवा के दे सकते हैं। And the third form which is related to the strong form of market, जो थर्ड फॉर्म है, इनके हम लोग डायरेक्टली इम्प्लीकेशंस देखेंगे। और इम्प्लीकेशंस में अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट प्राइसेस इनकॉर्पोरेट्स all public and private information. Nobody can gain abnormal return, even those who have inside information. This type of market is very hard to believe. ऐसा नहीं होता जनरली। क्यों? क्योंकि सपोज इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, और इनसाइडर इंफॉर्मेशन जैसे कि हमारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट में हम लोगों ने देखी, ये एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि आगे चल के कंपनी बंद होने वाली है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा फैसला लिया है और आगे चल के ऐसा होने ही वाला है, एजीएम वो डिक्लेयर करने वाले हैं डायरेक्टली। ये तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जिट कर देंगे, या फिर डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले तो हम लोग ज़्यादा शेयर्स परचेस करके रखेंगे ताकि हम लोगों को ज़्यादा डिविडेंड मिले। लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट क्या कहता है कि पब्लिक और प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो होती है, उन पब्लिक और प्राइवेट इंफॉर्मेशन सबके पास सभी अवेलेबल होती है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, राइट? कि सारी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर कंपनी के बारे में या सिक्योरिटी के बारे में सबके पास अवेलेबल हो। तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट इज नॉट इजीली पॉसिबल। सो वीक या सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट इज देयर अवेलेबल इन द रियल मार्केट्स। सो ये थ्री फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट, ये हमारे लिए रैंडम वॉक थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? ये रैंडम वॉक थ्योरी के बेसिस पे या एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के बेसिस पे कुछ एम्पिरिकल टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट अलग अलग होती है, इनके बारे में हम लोगों को सीखना नहीं है, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, जिसे हम लोग एम्पिरिकल टेस्ट कहते हैं। अगर वीक फॉर्म ऑफ मार्केट होगा, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट होगा या स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट होगा, तो कौन कौन सी टेस्ट होगी? तो रैंडम वॉक टेस्ट या सिमुलेशन टेस्ट, फेमा सीरियल नंबर सीरियल कंपनी रिलेशन टेस्ट या रन टेस्ट या फिल्टर टेस्ट, इस तरह की टेस्ट हम लोग एम्पिरिकल टेस्ट मार्केट में होने वाले चेंजेस, जो प्राइसेस मूवमेंट होती है उनके बेसिस पे हम लोग करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। सेमी स्ट्रॉन्ग के लिए मार्केट रिएक्शन, प्राइस चेंज, इफेक्ट ऑन लार्ज ट्रेड ऑन प्राइसेस, इस तरह की टेस्ट की जाती है। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट के लिए कॉलिन्स और म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंसेस को बेसिस माना जाता है। ये सभी टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। देन डिफरेंट एनोमलीज, एनोमलीज मतलब क्या कि थोड़े बैरियर्स, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स या कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स, क्या क्या हो सकता है। तो सेमी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग या वीक फॉर्म ऑफ मार्केट को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, या फिर अजम्पशंस को क्या क्या सुपरसीड करके जा सकता है।
साइज इफेक्ट स्मॉल फर्म कैन इफेक्ट। जो हमारी कंपनीज होती है वो हायर रिटर्न्स, जो हमारी कैपिटल कंपनी होती हैं तो उनके बेसिस पे छोटी कंपनी अगर होगी तो छोटी कंपनियों के लिए ज्यादातर हम लोगों को रिटर्न्स जो होते हैं वो कम मिलेंगे, राइट। और जो अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि स्मॉल कैपिटलाइज फर्म जो होगी वो स्मॉल कैपिटलाइज फर्म जिनकी कैपिटल वैल्यूएशन वैल्यू कम है और जो आगे चल के ग्रोथ दिखा सकती है इन तीनों फॉर्म ऑफ मार्केट में, तो उनमें ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं कंपैरेटिवली लार्ज कैपिटलाइजेशन फर्म। क्यों? बिकॉज लार्ज कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म में इस तरह के स्पेकुलेशंस आ सकते हैं। 2 रुपए की शेयर की प्राइस की कंपनी जो थी, एक कंपनी XYZ जिसकी शेयर की प्राइस 2 रुपए थी, उनको अगर गवर्नमेंट का एक बिग कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो 2 रुपए की प्राइस शायद 200 रुपए जा सकती है, लेकिन 2000 रुपए की शेयर की प्राइस 2200 रुपए तक ही जा सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स देयर माइट बी अ गुड रिटर्न्स इन अ स्मॉल फर्म रादर देन लार्ज कैपिटलाइज्ड फर्म्स। नेक्स्ट द वैल्यू इफेक्ट, अलग अलग इफेक्ट्स जो है उनके बेसिस पे स्टॉक with a low valuation and low price to book ratio, that is price to book ratio earnings and average higher than the growth stocks with a high valuation and a high price to book ratio। ये वैल्यू इफेक्ट फेमा एंड फ्रिंच इन्होंने एनालाइज करके 1963 टू 1990 में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट मोमेंटम इफेक्ट, मोमेंटम वॉल्यूम इफेक्ट, ये वॉल्यूम इफेक्ट भी यहां पर अफेक्ट करता है। कौन कौन से अफेक्ट होंगे? तो इस तरह के एक कंट्रेरियन इफेक्ट और दूसरा कंटिन्यूएशन इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट हमारे शॉर्ट रन या लॉन्ग रन के लिए कंसीडर किए जाते हैं। निगलेक्टेड फर्म इफेक्ट या लिक्विडिटी इफेक्ट, इनके बेसिस पे आप लोग समझ सकते हो कि ये इफेक्ट्स क्या है। स्टॉक्स विथ अ रिलेटिवली स्मॉल एनालिस्ट फॉलोइंग हैव अ हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स on the average than the stock with a many analyst। जो RADR होता है वो छोटे एनालिस्ट या कम एनालिसिस्ट होंगे, राइट, तो वो हमारे हाइयर रिस्क में होता है। जो हमारे लार्जर एनालिस्ट होंगे वो, राइट, कि सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका एनालिसिस 4 ही जनों ने किया है और एक कंपनी है जिनका एनालिसिस 500 जनों ने किया, 500 लोगों ने किया है। तो 500 लोगों का एनालिसिस हम लोग स्टडी करके अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट कर सकते हैं, और वही 4 एनालिसिस जिन्होंने किए हैं, 4 लोगों ने जिन्होंने एनालिसिस किए जिस कंपनी की, उनकी मोमेंटम में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। दैट्स वाई इन एनी फॉर्म ऑफ मार्केट मोमेंटम कैन एडवर्सली और फेवरेबली अफेक्ट। अकॉर्डिंग टू एमिहुड एंड मेंडरसन, higher returns compensate for a lower liquidity of a small firm stocks than the high liquidity stocks। जो लिक्विडिटी इफेक्ट होता है उसके बेसिस पर भी मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, राइट। देन स्पेक्युलेटिव इकोनॉमिक बबल, बायबैक ऑफ शेयर, अनाउंसमेंट इफेक्ट, लो PE रेशियो, डे ऑफ द डे वीक इफेक्ट, टर्न ऑफ द मंथ इफेक्ट, मंथ ऑफ द ईयर इफेक्ट या फिर हॉलीडे इफेक्ट, ये सभी चीज़ें जो है ये आप लोगों को घर पे पढ़नी है। क्यों? अनोमलीज ये जो पार्ट है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस एंड डिफरेंट एम्पिरिकल टेस्ट, ये दोनों भी पॉइंट हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। क्लियर? आई होप कि एफिशिएंट मार्केट थ्योरी में आने वाले स्ट्रॉन्ग, सेमी स्ट्रॉन्ग, वीक फॉर्म ऑफ मार्केट, साथ ही साथ में अजम्पशंस आप लोगों को सबको समझ में आए होंगे।